एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ काम कर रही हूँ बिहार में और स्पेशली एफएलएन जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी उस ग्रेड के बच्चों को और उस ग्रेड के टीचरों को स्पेशली वो मैं करती हूँ। तो यहाँ एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कार्य कर रही है। वो बच्चों को कहानी सुनाने का वो विद्यालय में जो एफएलएन ग्रेड के बच्चे हैं, उनके गार्जियंस को बुलाया जाता है और विद्यालय में आके उनके गार्जियन कहानी सुनाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक मुझे मौका मिला है जहाँ मैं मुद्दतों से चली आ रही अपने इस झंझावत से शायद छुटकारा पा सकती हूँ। मैं इस पटल से ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे थोड़ा ये स्पष्ट किया जाए कि लोकल गार्जियंस जाके जो स्टोरी विद्यालय में सुनाते हैं, ठीक है ना? तो वो स्टोरी जो है वो बहुत तरीके का स्टोरी होता है। उसमें मैं आपको बताती हूँ जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा है सुना कि एक माँ जो है वो बता रही थी, वो शिव चर्चा में जो स्टोरी वो जगह-जगह कहती हैं, वही स्टोरी आके स्कूल में कह रही थी, तो उसमें कैसे एक साँप जो है बच्चे को काट लेता है, फिर बच्चा मर जाता है, फिर वो भगवान आते हैं, आशीर्वाद देते हैं और वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है ना? तो मेरा सवाल इस पटल से यहाँ पे है कि इन चीज़ों को जैसे एनईपी एडवोकेट करता है कि आप बच्चों को स्टोरी सुनाएँ और उससे उन्हें उनकी कल्पनाओं को उड़ान दें। ठीक है, बट अगर हम ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, गार्जियंस को बुला के स्कूल में, उनसे स्टोरी कहलवा रहे हैं, तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या कोई भी स्टोरी जो गार्जियन सुना रहे हैं, वो चलेगा या फिर जो बच्चे को स्कूली एफएलएन ग्रेड के बच्चे को जो स्टोरी सुनानी है, उसकी कुछ विशेषताएँ, कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मैं बहुत देर से जॉइन कर पाई ये कॉल, तो बहुत ज़्यादा स्टोरी मैं नहीं सुन पाई हूँ। लेकिन ये अंतर्द्वंद मेरे मन में काफ़ी दिनों से है, अगर इस पटल से इसका निपटारा हो जाए तो मैं बहुत-बहुत आभारी रहूँगी। अ, मुझे लगता है मृदुला जी के सवाल को सबसे आखिर में अनिल जी की कहानी के बाद अगर आप लोग लें कम से कम, इसमें कई लोग हैं जो इस पर कई अच्छी बात कह सकते हैं, जैसे मनोज जी हैं। हेमंत ने अपनी बात कही है, जो दिगंतर स्कूल्स में काम करते हैं, उनको लीड करते हैं बेसिकली, और वहाँ कहानी पे काम है। शिषपाल हैं जो ऑलरेडी कुछ भाषा और कहानियों पे लेके यहाँ काम कर रहे हैं हरियाणा में ही। अनिल जी हैं, योगेश हैं, प्रमोद हैं। आखिर में आप कुछ कुछ अगर इस पे अपनी राय दे सके सब लोग, तो अच्छा रहेगा। और जरूरी है ये बात कहना, क्योंकि प्रमोद ने तो अपनी हेमंत ने तो अपनी बात मैसेज में लिखी है, जिसपे सहमति जताई है शिषपाल ने भी, कि बच्चों को कहानियां आप अ, आनंद के लिए सुनाएं तो ज्यादा अच्छा है, उसमें मजा लेने दें उनको और छोड़ दें। पर इस बात को आखिर में समझते हैं। अभी योगेश जी के पास फिर से चलते हैं, योगेश जी की फिर से कहानी सुनते हैं, देखते हैं योगेश जी इस पर कौन सी कहानी लेके आते हैं। जी योगेश जी आइए। जी, मैं ये कहानी है जादुई शीशा। ये कहानी 2021 में बाल भारती नाम की जो पत्रिका है बच्चों की, उसने छापी थी। मैं शुरू करता हूँ इसे। मुर्गे की बांस, कुकड़ू कू, कुकड़ू सुनकर अम्मा की नींद खुल गई। पिंजरे में मिट्ठू मियाँ ने भी अंगड़ाई लेकर आंखें खोली और बोले, मिट्ठू जी कटोरे कटोरे, अम्मा मिर्ची दे, चने दे, अम्मा बिहान सब उठ जाओ सब लोग। अम्मा ने सभी बच्चों को आवाज लगाई, जल्दी उठो बच्चों, आज पिकनिक यानी वनभोज के लिए जाना है। दीदी बोली, फटाफट फटाफट तैयार हो जाओ। बनाने और खाने के लिए बर्तन, राशन, सब्जियां रात ही में अलग अलग बांध कर रखी गई थी। सब कोमड़ो पहाड़ी के झरने के पास जाएंगे, वहीं वनभोज मतलब पिकनिक होगी। कोमड़ो पहाड़ी जशपुर नगर के पास है। जशपुर नगर छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा जिला है और कोमड़ो पहाड़ी सचमुच वहां पास में है। बाबूजी और चाचा ने दो साइकिलों पर सामान रखा। मिट्ठू मियाँ साइकिल के हैंडल से लटक गए। सब कोमड़ो पहाड़ी की ओर चल पड़े।
आगे साइकिल लुढ़काते बाबूजी, उनके पीछे चाचा, फिर चुमकी को गोद में लिए मानो बुआ, दादी की उंगली पकड़े कान्हा, इनके पीछे नौरंगी चाची और अम्मा के हाथों में छोटे छोटे थैले थे। इन सबके चल पड़ने के बाद बाबा ने दरवाजे की कुंडी चढ़ाई, फिर ताला लगाया। विहान बाबा के साथ साथ था। बाबा विहान से बोले, चल पट्टे, सब आगे निकल गए हैं, हमें थोड़ी तेजी से चलना होगा। कोई बात नहीं बाबा, हम लोग दौड़ भी सकते हैं, विहान बोला। मेरे पास जादू वाला शीशा है, आप पहाड़ पर तो चलिए, फिर दिखाता हूं आपका कमाल। बहुत अच्छा, पर इस जादू वाले शीशे को लाया कौन? बाबा ने पूछा। कल चाचा ने बाजार से लाकर मुझे दिया, विहान बोला। ठीक है, पर अब जरा लपक कर चलो, बाबा बोले। थोड़ी ही देर में बाबा और विहान अपने परिवार के साथ थे। कोमड़ो पहाड़ी सामने दिख रही थी। पहाड़ी पर थोड़ी चढ़ाई के बाद ही झरना था। झरने से थोड़ी ही दूर पेड़ों की घनी छांव थी, आसपास जंगल फैला था। चाची और मानो बुआ ने वहां दरी बिछा दी। कान्हा दादी के साथ बैठा था। बाबा भी पास ही बैठे। बाबूजी ने रेडियो चला दिया। रेडियो के गाने सुन चुमकी खुश हो गई। विहान थोड़ी दूर जाकर आतिशी शीशे से दुनिया के नए नजारे देखने लगा। इतना सा न छोटा चींटा, शीशे में लंबा बड़ा चींटा। छोटा सा बैर या महुए को शीशे से देखो तो अमरूद जितना बड़ा। हाथ पर बैठा मच्छर तो बहुत बड़ा हो गया शीशे में। विहान ने सोचा, क्या भैंस इस जादुई शीशे से हाथी जितनी बड़ी हो जाएगी? विहान बेटा कहाँ है? मानो बुआ ने आवाज आई। मानो बुआ ने आवाज लगाई। अभी आया, अभी आया, विहान ने भी उत्तर दिया। वो अपने परिवार के पास पहुंचा। चाचा बाल्टी लेकर झरने पर गए थे। अम्मा बुआ और नौरंगी चाची ने पत्थरों को आसपास रखकर चूल्हा बना दिया था। पास में सूखी पत्तियां और लकड़ियां भी थी। मानो बुआ अम्मा और चाची से कह रही थी, पहले थोड़ी सी चाय बना देती हूँ, फिर दाल सब्जी बना दूंगी और पूरियां तल लेंगे, आप दोनों सब्जियां काट लो। विहान बाबा, दादी, कान्हा और चुमकी को चुमकी को शीशे के जादू के शीशे के बारे में बता रहा था। इस शीशे को मुझे भी दिखाओ जरा, दादी ने जादुई शीशा मांगा। विहान, कान्हा और चुमकी के साथ साथ बाबा और दादी भी जादुई शीशे से बड़ी बड़ी चीजें देख रहे थे। बड़ा मजा आ रहा था। तभी नौरंगी चाची और मानो बुआ की आवाज आई, माचिस नहीं मिल रही है, किसने रखी थी? अब क्या होगा? अगर माचिस नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी, आग नहीं जलेगी तो खाना कैसे पकेगा? विहान ने सोचा। तब तक चाचा भी झरने से पानी लेकर वहां आ गए। बाबूजी बोले, अब क्या करोगे? पहाड़ के नीचे उतरो, दुकान से माचिस लेकर आओ। चाचा भी परेशान हो गए। लेकिन तभी उन्हें विहान के हाथ में वो जादुई शीशा दिखा। उन्होंने विहान के हाथ से वो शीशा लिया, कागज के कुछ फटे थैले और टुकड़े लिए। वे धूप की गर्म किरणों को कागज पर एक ही जगह पर इकट्ठी करने लगे। बाबा और दादी के साथ बाकी के लोगों ने एक दूसरे को देखा। कान्हा ने पूछा, चाचा ये क्या कर रहे हैं? चाचा बोले, बेटा आग लगाने की कोशिश। विहान बोला, जादू के शीशे से आग भी जलेगी क्या? तब तक कागज से धुआं उठा और आग सुलग गई। कागज के पत्ते और फिर सूखी लकड़ियों ने भी आग पकड़ ली। फिर तो चाय बनी, पकौड़े भी तले गए, तरकारी, पूरियां, पापड़, दाल और भात भी खाया गया। वनभोज मना, पिकनिक मना, मजा आया। लेकिन सबने जादुई शीशे का कमाल देखा। धूप हो तो वो आग भी लगा देता है, छोटी चीजें बड़ी भी कर देता है, बाबा दादी को भी साफ साफ दिखाता है। विहान के पास जादुई शीशा बहुत काम का है। आग लगाता है, इसीलिए तो इसे आतिशी शीशा कहते हैं। इसे खुर्दबीन, सूक्ष्मदर्शी या सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, समझे विहान? चाचा ने विहान को शीशे के बारे में बताया। जी धन्यवाद।
नमस्ते सर। इस पटल से मैं पहली बार जुड़ी हूँ और अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बच्चों के लिए कहानी लोग पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं। अभी पूर्व के 2 कहानी को तो मैं नहीं सुन पाई, पर अभी जो कहानी योगेश सर जी ने बताया, सुनाया है, इनके सुनाने का प्रस्तुतिकरण इनका बहुत सुंदर है। और क्या यहाँ पे हम लोग भी अपनी स्वरचित कहानियाँ सुना सकते हैं, जो बच्चों के लिए लिखी गई है, छोटी-छोटी कहानियाँ हैं? क्या ये इस पटल पे जोड़ने का क्या प्रावधान है, क्या उद्देश्य है, ये मुझे पता नहीं। अभी ये मैसेज आया तो मैं जुड़ गई और जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, कुमकुम जी, ये मंच बनाया ही इसलिए गया है कि इसमें सब लोग अपनी कहानी सुना सकते हैं। और अलग-अलग मौके पे ज़रूरी नहीं सब लोग कहानी लिखते हों। ऐसा भी होगा क्योंकि कई लोग कई जन बच्चों की कहानियाँ सुनाते हैं, बट इस बार चूँकि जो कहानियाँ बच्चों पे लिख रहे हैं, उन्हीं से कहानी सुनने का एक मापदंड बनाया गया था। तो अगली बार हम डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं कि वो लोग भी कहानी सुनाएँ, जो कहानी तो बच्चों की है पर उन्होंने खुद नहीं लिखी है, तो खुद लिखी और ना लिखी, तो सब लोग कहानी सुना सकते हैं। बस ये है कि पहले से थोड़ा हम तैयारी करनी पड़ती है, तो वो तैयारी करेंगे। तो आप अपनी इच्छा ज़ाहिर करिए कि कौन सुनाना चाहते हैं। मुझे या ग्रुप बना रखा है, उसमें आप मैसेज लिख सकती हैं। जी, और कोई टिप्पणी योगेश जी कहानी पर? जी सर, अगर इजाज़त हो तो एक छोटी-सी कहानी जो मैंने बच्चों के लिए लिखी है, उसे मैं सुनाना चाहूँगी। अ, आखिर में देखते हैं, समय बचा तो कुमकुम जी फिर अभी तो अनिल जी की सुनते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी चर्चा करते हैं, उसके बाद आई थिंक छोटी कहानी के लिए ज़रूर समय बचेगा, तो सुनते हैं आपकी कहानी ऐसी है तो। जी सर, धन्यवाद। जी, और कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें, नहीं तो फिर अनिल जी कहानी पे सुनेंगे। हेमराज जी कह रहे हैं सभी कहानियाँ बहुत ही शानदार थी। सभी कहानियाँ बच्चों के व्यक्तिगत जीवन से सीधी जुड़ी हुई हैं, उनको कल्पना की उड़ान भरने का मौका देती हैं। शुक्रिया हेमराज जी। अगर कोई और टिप्पणी है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर अनिल जी की कहानी पे चलते हैं और फिर वापस उसी सवाल पे आते हैं जो मृदुला जी का सवाल था। जी अनिल जी। जी शुक्रिया सुधीर जी। मैं अपने उसी संकलन से दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ। थोड़ा अनिल जी बता भी दीजिए ताकि संकलन लोग सोच सके खरीदने का इसमें कुल कितनी कहानियां हैं, और ताकि ये पता लगे मतलब जी, ये 6 कहानियां हैं इसमें। और एक पहली कहानी में इसमें से मैंने सुनाई बंदरों की जलसबाजी, और दूसरी कहानी अब मैं सुना रहा हूँ लंगड़ा गुड्डा की छलांग। इसमें कुल 6 कहानियां हैं और एक तारा प्रकाशन भोपाल से ये प्रकाशित हुई है। 2020 में ये किताब आई थी, तो मैं इसकी दूसरी कहानी पढ़ रहा हूँ। पीयूष कुमार, उसका यह नाम कम ही लोग जानते थे। स्कूल के रजिस्टर में यही नाम दर्ज था और हाजिरी लेते वक्त पुकारा जाता। स्कूल में भी कुछ ही बच्चे उसे इस नाम से बुलाते थे। बाकियों के लिए वह गुड्डा था और हम साथियों के बीच लंगड़ा गुड्डा। मोहल्ले पड़ोस में भी सब उसे लंगड़ा गुड्डा ही बोलते थे। दरअसल उसका दायां पैर पोलियोग्रस्त था, एक पतले बांस की माफिक। घुटने की कटोरी गांठ जैसी थी। हमने जब से उसे देखा ऐसे ही देखा। रंग सांवला, दांत थोड़े उबड़ खाबड़, दुबला पतला गुड्डा था गजब का फुर्तीला। अपनी 1.5 टांग से भी वह इतनी दौड़ भाग कर लेता कि 2 टांग वाले भी मात खा जाते। पंडिताने के पक्के घरों से लगी एक कच्ची खपरेल की झोपड़ी थी। लंगड़ा गुड्डा का परिवार उसी अंधेरी कोठरी में रहता था। पिता दरबारी लाल रेलवे में मेशन थे, चुनाई और प्लास्टर का काम करते थे। शौकिया बढ़ई भी थे और मोहल्ले में लोगों के यहाँ दरवाजे, चौखट, खटिया मचिया, टेबल कुर्सी आदि की मरम्मत कर दिया करते थे।
गुड्डा को मिला के परिवार में 9 सदस्य थे, 4 बहनें और 3 भाई। तब हम 10-11 साल के रहे होंगे। मोहल्ले के हम 8-10 साथी हर काम में साथ होते थे। अन्नू, मुन्नू, सिल्लू, जाफर, अशफाक, बनिया गुड्डू, हेमू, लंगड़ा गुड्डा और मैं। बारिश में बांस की बड़ी सी मड़ैया बनाना, नीम और जामुन के पत्तों से उसकी छबाई करना और फिर बोरी फट्टी डालकर उस पर बैठे रहना। टीन के कनस्तरों से ट्रक बनाना और फिर ईंटों से पुल पुलिया बनाकर उन पर गाड़ियां चलाना। गर्मियों की दोपहरी में गज्जू के बाड़े में चर रही बकरियां पकड़कर उनका दूध दोह लेना और फिर लालमन चाचा के आंगन में ईंट का चूल्हा जलाकर चाय बनाना। कभी अपने घरों से आटा, आलू, प्याज, तेल जुटाकर खाना पकाना खेलना। होली, दिवाली के दूसरे रोज पिकनिक मनाने के लिए साइकिल से बांध जाना। नदी के किनारे नीम घाट और हनुमान घाट की तरफ झाड़ी वाले जंगल में चोर पुलिस का खेल खेलना हमारे पसंदीदा खेलों में से था। जिन दिनों बहरा मैदान में रामलीला चलती, हम भी दोपहरियों में पिछले दिन का प्रसंग खेलते। बाकायदा बांस की कमटी से धनुष बाण बनाए जाते, कपड़े की गेंद मुठिया में लपेटकर गदा बनाई जाती, गत्ते के मुकुट और मूछें बनती। फिर दशहरे के रोज रावण वध और रावण पुतला दहन भी करते। यह सब हम शाम को 4-5 बजे तक निपटा लेते थे, क्योंकि बहरा मैदान में रामलीला देखने के लिए आगे बैठने की होड़ रहती। हम अपनी अपनी बोरी फट्टियां शाम से ही बिछाकर जगह रोक लेते और फिर वहीं खेलते रहते और गणेश जी की आरती शुरू होने से पहले ही अपनी अपनी जगहों पर आकर बैठ जाते। मार्च का महीना था, थोड़ी गर्म बयार चलने लगी थी, दोपहरियां लंबी लगने लगी थी। हम दोस्त मिलते और चंदा पौआ खेलते। होली आने वाली थी। होली हमारे मोहल्ले में सिर्फ पंडिताने में जलाई जाती थी। इधर बाद में मुसलमान टोले में भी रखी जाने लगी थी। मंटू, पप्पू, शंकर, कुद्दू, भग्गू, शरीफ, मुन्ना, दिप्पू, सप्पू, रशीद, ये सब बड़ी उम्र के लड़के थे। उन्होंने मिलकर ये नई होली रखना शुरू किया था। अब हमारी टोली के लिए यह तय करने का वक्त था कि क्या हमें भी एक नई होली रखने की शुरुआत करनी चाहिए। सबकी हामी थी। जगह तय हुई सिल्लू के घर के पिछवाड़े वाला मैदान, मेंदो की नानी की बाड़ी से थोड़ा हटकर। होली के कोई 15 रोज बचे थे। पंडिताने की होली में बड़े बड़े लट्ठे, ठूंठ और डूंडे आ चुके थे। छोटी झाड़ियां और टहनियां भी थीं। दरअसल उनकी टीम बड़ी और साधन संपन्न थी। वे मिलकर तड़के जंगल निकल जाते और देर दोपहर को ठेलों में बड़े बड़े लट्ठे लेकर लौटते। हमारे लिए छुलछुलिया घाट और नीम घाट की सूखी लिटगिनियां ही बहुत थी। हम सब उन्हीं के छोटे छोटे गट्ठर बनाकर लाते। होली वाली जगह साफ करके पानी और मिट्टी की लिपाई की गई थी और बीच में डांग गाड़कर कपड़े की लाल झंडी भी लगाई थी। डांग की मजबूती के लिए हाथ भर गड्ढा खोदा गया था। लिटगिनिया से हमारी होली अच्छी सज गई थी। रोज ही हम कहीं ना कहीं से सूखी लकड़ियां लाते और होली सुझते जाते। अब हमारा ज्यादातर वक्त इसी जगह पर बीतता। सिल्लू के घर से बाल्टी में पानी आ जाता और बस हमारी दोपहरियों का इंतजाम हो जाता। रघु चाचा ने 10 रुपए का नोट दिया था। हमने पतंगी कागज लाकर तिकोनी झंडियों की लड़ियां भी लगा दी थी। जबरदस्त उत्साह था। प्लान बना कि कपड़े की एक होलिका और मिट्टी का एक प्रहलाद भी बनाया जाए।
उस पर काम शुरू भी हो गया। होली जलने को अब बस 5 रोज रह गए थे। उस दिन सुबह सिल्लू दौड़ता हुआ मेरे घर आया। मेरा घर उसके घर से बिल्कुल सटा हुआ था। उसने बताया कि अपनी होली से लिटगिनियां चुरा ली गई हैं, बस डांग गड़ी है। मैं उसके साथ दौड़ा, जाकर देखा तो सन्न रह गया। बस इक्का दुक्का तिनके पड़े हुए थे। कुछ समझ ना आया कि क्या हुआ। हमने जाकर बनिया गुड्डू को बताया, फिर जाफर, अशफाक और लंगड़ा गुड्डा को भी खबर कर दी। हमारी 10 रोज की मेहनत पर किसी ने हाथ साफ कर दिया था। आपातकालीन बैठक बुलाई गई। 2 मुद्दे थे। एक तो पता लगाना कि यह किसकी करतूत है, और दूसरा कि इतने कम समय में होली सुचने के लिए लकड़ियों का इंतजाम करने की तरकीब कैसे सोचे। अपनी पहुंच तक की सारी लेटगिनियां तो हम पहले ही बटोर लाए थे। बहरहाल दोपहर में एक बार फिर नदी की तरफ कुम्हार टोला वाले किनारे की झाड़ियों को खंगालना तय हुआ। पर लंगड़ा गुड्डा के मन में कुछ और ही उथल पुथल थी। उसकी यह जानने में ज्यादा रुचि थी कि हमारी होली की लिटगिनियां हैं कहां। शाम को जब हम मिले तो उसने बताया कि पंडिताने की होली में 2 नए दूड़ों के बीच उसने अपनी लिटगिनियां देखी हैं। वो दावे के साथ कह सकता है कि ये वही लिटगिनियां हैं। ऐसा किसने किया होगा? वे तो बड़े हैं, वे ये हरकत क्यों करेंगे? इतनी सी लिटगिनियां चुराकर उन्हें क्या मिलेगा? नतीजा कुछ न निकला। इस बीच हमने झाड़ियों के बीच बची खुची लिटगिनियां लाकर किसी तरह अपनी होली की लाज बचाई। अब बस 2 ही रोज बचे थे। रात में टीप रेस का खेल खत्म होने के बाद हम सब सड़क के किनारे गज्जू के बाड़े की तरफ अंधेरे में बैठे थे। अशफाक ने सुझाया कि चलो रात में अपनी लिटगिनियां निकालकर वापस ले आते हैं। पर यह जोखिम भरा काम था। किसी ने देख लिया तो? वहां सब बड़ी उम्र के लोग शामिल थे। लंगड़ा गुड्डा, जो बिल्कुल मेरे बगल में बैठा था, धीरे से फुसफुसाया, आज ही रात में फूंक दे सालों की होली, किसी को पता भी ना चलेगा और खेल खत्म। हम सब सन्न रह गए। ये क्या कह रहा था गुड्डा? जाफर, अशफाक और बनिया गुड्डू तो इस बात से इतना डर गए कि उठकर घर ही भाग गए। अन्नू मुन्नू को भी घर के लिए देर हो रही थी, सो वो भी निकल लिए। सिल्लू और मैं लंगड़ा गुड्डा के साथ वहीं बैठे रहे। मैंने पूछा, कैसे? गुड्डा बोला, तड़के जब कोई सो के भी ना उठा होगा। दिल तो मेरा भी जोरों से धक धक हो रहा था। सिल्लू हम दोनों को टुकुर टुकुर ताक रहा था। बिना कुछ बोले उसने सहमति जता दी थी। हालांकि उसे मुझसे यह उम्मीद कतई न रही होगी। मैंने लंगड़ा गुड्डा से पूछा, तुम करोगे? उसने कहा, हां, रात में ही मिट्टी तेल का फोहा बनाकर रख लेता हूं। मैंने कहा, माचिस भी रात में ही रख लेना, सुबह कुछ खटर पटर ना हो। लंगड़ा गुड्डा ने कहा, सब इंतजाम हो जाएगा। उसकी आंखों में मैंने एक अजीब सी चमक देखी। हम उठे। वह लहराता उछलता हुआ अपने घर की तरफ चल दिया। सिल्लू और मैं बिजली के खंभे के नीचे खड़े दूर तक उसे जाता देखते रहे। रात के 11 बज रहे थे। हमारे घर आसपास ही थे। हम भी अपने घरों में चले गए। मुझे रात में देर तक नींद नहीं आई। सुबह 3 बजे ही मेरी नींद खुल गई। मैं कल्पना कर रहा था कि किस तरह लंगड़ा गुड्डा सुबह चोरी से उठा होगा और दबे पांव होली तक पहुंचा होगा। कैसे उसने सब तरफ देख दाग के
मिट्टी तेल का फोहा रखा होगा, फिर माचिस सुलगाई होगी। लेकिन अंधेरे में जलती तीली दूर से दिखाई दे जाती है। कहीं कोई देख तो न लेगा। गुड्डा ने एहतियात तो पूरी बरती होगी ना। पकड़ा गया तो बुरा हाल होगा, सब धरे जाएंगे, थाना पुलिस भी हो सकती है। डर के मारे पूरे शरीर में फुरफुरी सी दौड़ गई। मैंने चादर सिर से ओढ़कर सोने की कोशिश की, लेकिन नींद नहीं आई। उजाला होने तक मैं जागता ही रहा। जब बाबूजी के अदरक कूटने की आवाज आई और चाय की गंध मेरे नथनों में घुसी, तो मैं बिस्तर छोड़कर आंगन में चूल्हे के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर में सब भूल गया। रोज की तरह दिन शुरू हुआ, लेकिन मन के खूब भीतर कोई आशंका अभी भी थी। सामने वाले कमरे के दरवाजे पर कुर्सी लगाकर बाबूजी सड़क की तरफ देख रहे थे। मैं भी वहीं खड़ा था। लंगड़ा गुड्डा के घर की तरफ एक चक्कर भी मैं मार आया था। कुछ टोह न मिली सो यहीं आकर खड़ा हो गया था। अचानक मुझे लंगड़ा गुड्डा आता दिखा। उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव थे। मेरे भीतर का डर एक बार फिर उभर आया। वो जल्दी जल्दी उछलता भागता शायद कुछ बताने आ रहा था। मैं हड़बड़ी में उसकी तरफ बढ़ लिया। गड़बड़ हो गई यार, कतुरिया दाई ने आग लगाते मुझे देख लिया, गुड्डा ने एक सांस में कह डाला। कैसे? मैंने घबरा कर पूछा। मैंने जैसे ही फोहा रखकर माचिस जलाई, लिटगिनियां एकदम चिट-चिट करके जल उठी और आग तेजी से फैल गई। तभी झाड़ियों में शौच के लिए बैठी कतुरिया दाई चिल्लाई, कोआय आगी लगात है। मैं पलटा और दूसरी तरफ भागा, लेकिन तब तक कतुरिया दाई झाड़ियों के बीच से उठकर खड़ी हुई और मुझे देख लिया। वो चिल्लाई, रह जा लंगड़ा, तया है। वो झटपट बाहर आकर चिल्लाने लगी, दौड़ा दादा, होरी में आगी लग गए, होरी में आगी लग गए। कतुरिया दाई की आवाज सुनकर पंडिताने से रुद्धू, शंभू, रमेश सब दौड़े। वे पानी की बाल्टियां ले लेकर आए और आग बुझाई। मैं तो एक छलांग में टिग्घा कूद के बहरा मैदान की तरफ भाग गया था। वहां काफी देर तक खेरदाई के मंदिर में छुपा तमाशा देखता रहा और फिर लालपुर तरफ से घंगरी नाका होकर अभी लौटा हूं। डर हम दोनों के सामने मुंह बाए खड़ा था। किसी भी क्षण पकड़े जा सकते थे। कतुरिया दाई ने पंडिताने में बता दिया होगा, घर में भी शिकायत पहुंच गई होगी। बहुत मार पड़ने वाली है। थाने पुलिस का ख्याल भी आ रहा था। गलत फैसला था यार ये, पर अब क्या, जो होना सच हो चुका। हम वहीं बुत बने खड़े रहे। तरफ से कतुरिया दाई चली आ रही हैं। वो मेरे घर की तरफ ही आ रही थी। मैंने एक नजर देखा, बाबूजी अभी भी दरवाजे पर कुर्सी डाले बैठे थे। कतुरिया दरवाजे पर पहुंचकर खड़ी हो गई। मैं और गुड्डा शर्माइन की बगिया की ओट में हो लिए। कतुरिया वहीं बैठकर बतियाने लगी। कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, शायद बहुत धीरे धीरे बोल रही थी। मां ने उन्हें चाय लाकर दी और वहीं खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगी। हम दोनों दूर से ही सांस बांधे सोच रहे थे कि थोड़ी ही देर में सारे मोहल्ले को खबर हो जाएगी। फिर पंडिताने के खूंखार ओंकार चाचा मार मार के हमारी हड्डी पसली तोड़ डालेंगे और साजिश रचने के जुर्म में हम सब पकड़े जाएंगे। पुलिस भी आएगी। चाय पीकर कतुरिया दाई ने बैठे बैठे ही पानी से गिलास खंगाला और वहीं औंधा रखकर उठ खड़ी हुई। फिर धीरे धीरे सामने के रास्ते से बाजार तरफ निकल गई। हम अब भी बगिया की ओट लेकर खड़े थे। हाथ पांव कांप रहे थे। हिम्मत नहीं थी कि घर जाएं। राहत की बात यह थी कि होली पूरी नहीं जली थी, सिर्फ लिटगिनियां ही राख हुई थी। पर देख लिए गए हैं, यह तो डराने वाला था। सिल्लू मुझे पूछने मेरे घर तरफ आया। बाबूजी ने इशारे से बताया कि उस तरफ गया है। हम दोनों दूर से देख रहे थे। सब कुछ सामान्य सा लगा।
बाबूजी ने सिल्लू से ऐसा वैसा तो कुछ कहा नहीं। सिल्लू बगिया की तरफ ही आ रहा था। मौका देखकर मैंने उसे आवाज दी, वो भी वहीं आ गया। हमने सिल्लू को सारी बात बताई। डर के मारे उसका भी बुरा हाल था। अब हम तीनों वहीं दुबके हुए थे। समझ में नहीं आया कि बाबूजी ने होली में आग लगाने वाली बात सिल्लू से क्यों नहीं कही, नाराजगी क्यों नहीं दिखाई। शायद अकेले में वो मुझे कहेंगे या गुड्डा के पिताजी से सीधे शिकायत करेंगे। दोपहर तक हम यहां से वहां छुपते छुपाते रहे। एक बार तो रास्ते में गुरु चाचा भी मिल गए। हमें बगिया की ओट में खड़े देख बोले कि वहां सांप बिच्छू निकलते हैं, यहां खुले में खेलो। उन्होंने गुड्डा को भी हमारे साथ देखा पर कुछ भी नहीं कहा। दोपहर के 1:30 बज गए। हमें लगा अब हमें अपने अपने घर जाना चाहिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कहीं से भी चिल्लाने, डांटने, मारने, रोने जैसी कोई आवाज नहीं आई थी। शाम को हम सब फिर मिले पर उस बारे में कोई बात नहीं की। हमें लगा शायद संकट टल गया है। शाम को हिम्मत जुटाकर हम दूसरी तरफ से पंडिताने मोहल्ले की तरफ गए। होली भी देखी। उस कोने में अधजली लिटगनियां और काली राख पड़ी थी। पानी डालने से राख वहीं जम गई थी। लगभग सारी लिटगनियां जल चुकी थी। आसपास झंडियां सजाने का काम चल रहा था। किसी ने भी हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हम शान से घूमते हुए सामने की तरफ से ही लौटे। थोड़ी देर अपनी होली के पास लकड़ियां वगैरह जमाते रहे, फिर अंधेरा होते ही घर चले गए। घर में खाना खाते समय बाबूजी ने मुझसे सीधे कहा, कतुरिया ने देख लिया था लंगड़ा को आग लगाते। वो तो ये सोच के कि खामखा पंडिताने के लोग उसे मार मार के अधमरा कर देंगे, उसने किसी किसी को नहीं बताया। उसने सबको यही बताया कि जब लपट उठने लगी तब उसकी नजर गई। लोग यही समझ रहे हैं कि शायद किसी की फेंकी बीड़ी सिगरेट से आग लगी है। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, क्यों करते हो ऐसा काम? किसका आइडिया था ये? पुलिस की मार पड़ेगी तब समझ में आएगी बेटा। मैं कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाता रहा, फिर उठकर बिस्तर में दुबक गया। दूसरे दिन का सवेरा कुछ अलग ही था। एकदम हल्का फुल्का, शांत, साफ सुथरा। सिल्लू अपने आंगन में मंजन कर रहा था और मैं अपने आंगन में। हम दोनों एक दूसरे को देख पा रहे थे। हम हंस रहे थे। दोपहर में लंगड़ा गुड्डा घर से गुड़ तिल्ली की पट्टी लाया। वहीं अपनी होली के पास बैठकर हम तीनों ने मजे से खाई और भर भर लोटा पानी पीकर वहीं लौट गए। शुक्रिया। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हाँ जी, इस कहानी पे फैंटास्टिक आप सर, मजा आ गया। शुक्रिया। हाँ, जैन अभी अनिल जी, आपकी मैं तरफ से। जी जैन जी। हाँ, मैं बोल सकती हूँ कुछ? जी जरूर। जी जी जरूर। शुरू में मैंने शुरू में सभी को प्रणाम, नमस्कार, मुझे इस सत्र में जोड़ने के लिए। अनिल जी की पहली कहानी मैं सुन नहीं पाई, देर से ज्वाइन किया। अगली बार से बिल्कुल जो टाइम दिया जाएगा उसी समय पर ज्वाइन करूंगी। सारी कहानियां अच्छी थी। ये कहानी मैं अच्छे से अपने आप को जोड़ पाई। मेरे बेटे का नाम भी पीयूष है, जैसे अनिल जी जानते हैं शायद। मेरी एक 2.5 साल की पोती है, तो मुझे अच्छा लगा सारी कहानियां सुन के। इस कहानी में भी मेरे मन में डर था कि अभी पिटाई होने वाली है उसकी, अभी पिटाई होने वाली है, पर अंत अच्छा हुआ तो अच्छा लगा। उस वैसे ही वो ढेरालाम और पतई की कहानी में भी मैं सोचती रही कहाँ जाएंगे, कहाँ छिपेंगे, पर वो बरगद की जड़ के नीचे वो कैसे छिपे होंगे, ये अभी भी मैं सोच ही रही हूँ कि वो कैसे उन्होंने अपने आप को बचाया होगा आंधी और बारिश से। तो सारी कहानी अच्छी थी, बहुत मजा आया और आशा करती हूँ कि आगे भी मैं इसी तरह जुड़ती रहूंगी और कभी मौका मिला तो दूसरों की कहानियां मुझे सुनाने का मौका मिला। मैं खुद तो नहीं लिखती, पर जैसे कुमकुम जी ने कहा। नमस्कार। ठीक है जया जी, इसमें सब तरह के मौके सर्जित करने की कोशिश करेंगे, तो आप भी जरूर सुनाइएगा।
मंजीत, नदीम साहब और कह रहे हैं कि सेशन काफी अच्छा, कहानियां काफी मजेदार थी, तो शुक्रिया। अभी शिक्षा एजुकेट के नाम से हाथ खड़ा किया, उसके बाद राजीव ने हाथ खड़ा किया है। जी, आप अपना माइक अनम्यूट करिए। नमस्ते सर, जी इट्स माय प्लेजर ये प्लेटफॉर्म पे आना और आपकी स्टोरी सुनना। मुझे काफी लेट पता चला स्टोरी के बारे में कि आप आज सेशन होने वाला है, तो मुझे बहुत कम समय मिला ये स्टोरी अटेंड करने के लिए। बट आने वाले समय पे मैं इसे और एक्सप्लोर करना चाहूंगी। छोटी सी एनजीओ चला रही हूँ मुंबई में, जहाँ पे स्लम एरियाज के बच्चों को हम काफी स्टोरी टेलिंग के सेशंस करते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत ही काफी मजेदार सेशन रहा है। सो थैंक यू सर, दैट्स इट। जी, राजीव। हाँ अनिल जी नमस्कार। तो आपने काफी अच्छी कहानी है ये। असल में जब हम अपने बचपन में भी नजर दौड़ाने की कोशिश करते हैं, हालांकि अब तो स्मृतियां काफी ओझल हो गई हैं, तो ये कहानी सुनकर लगा कि वो बचपन की तरफ ले जाती है। और मुझे लगता है कि किसी भी कहानी में, बच्चों की कहानी में एक बड़ा आकर्षण यही होता है कि उनकी जो रियलिटी है, वो जो जिंदगी में महसूस करते हैं और बाद में लिखी जाती है वयस्क के द्वारा, तो बड़ा जुड़ाव महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कहानी भी जब बच्चे पढ़ेंगे तो उनके पास उनके उनके मन में भी होगा कि ये तो उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ किस्सा है, किसी न किसी रूप में। क्योंकि बचपन में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम लोग भी करते रहे हैं, आज के समय भी अलग-अलग रूप में बच्चे करते हैं। और उसमें अपना एक ख़ास तरीके का अ, एक कहें कि उन उसमें अच्छे-बुरे जैसी कोई चीज़ नहीं है, एक ख़ास तरह का लय होती है उसके अंदर। एक जीवन जीने का तरीका है बेसिकली, और उसी में शायद नए विचार भी पनपते होंगे, उसी में वो जो बाकी की चीज़ें हम कहते हैं, चाहे समानुभूति कहें, चाहे सहानुभूति कहें, चाहे वो दूसरे मूल्य कहें, वो भी पनपते होंगे। और इस कहानी में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जिस तरीके से आमतौर पे अंत दिखाया जाता है पिटाई के फॉर्म में, या वहाँ पर किसी एक वयस्क का जो है एक एक इस तरीके से इंटरवीन करना जो कि एक एक अलग आयाम और दिशा देता है, और अंत में जो है मस्ती में खत्म होती है। तो शुक्रिया, बहुत अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच। हरेन जी, पुष्पा और उज्ज्वला कह रहे हैं कि उनको उनका बचपन याद दिला दिया कहानियों में, तो बहुत शुक्रिया।